हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीआईबी के थर्ड पेपर लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल बी से यूनिट 18 जो कि रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होता है और क्या क्या प्रोसीड्योर है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, चार्जेस को रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, अगर चार्जेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में कैसे रजिस्टर्ड होता है चार्ज, और उससे रिलेटेड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज चार्ज। यहाँ पे बताया गया आपको कि चार्ज इज यूज टू मीन एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर डेप्ट। चार्ज को यूज़ किया जाता है जो कि आपको डेप्ट है, जो कि आपका एडवांस है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी लिया जाता है उसी को चार्ज कहा जाता है। जब बैंक से जब आप कोई लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक कोई सिक्योरिटी, ऐसे ही आपको बैंक लोन नहीं दे देती तो बैंक उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी लेती है, तो इस सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसी को चार्ज कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली यही इसका मतलब था। यहाँ पे देखिए सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराया गया, पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। इसमें क्या क्या पर्पस है देखिए, यहाँ पे देखते हैं। अ चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा उसको, उसके बारे में बताया गया। डिवेंचर एग्जैक्टली होता क्या है, ये फिक्स इंटरेस्ट इसमें मिलता है। जो बोरोवर्स, इसके जो लेंडर मतलब इसके जो कस्टमर होते हैं, बायर जो होते हैं, उनको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। अनकॉल्ड कैपिटल, वैसे शेयर जिसके जो पब्लिक के लिए ऑफर नहीं किए जाते हैं वैसे शेयर्स को अनकॉल्ड कहा जाता है। तो उसके अगेंस्ट अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसके अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा उसको, वैसे चार्ज को हम अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बुक डेप्ट, चार्ज, कॉल मनी, सिप, गुडविल, इन सब के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होता है उन सबको बोला जाता है। आप उन सब के बारे में बताया गया है कि कैसे होता है। यहाँ पे मेनली एक चीज़ है आपको ध्यान देने वाली बात है, अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और एनी प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। ये देखिए, फ्लोटिंग चार्ज कहाँ पे क्रिएट होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं बेसिकली, हम पढ़ेंगे वहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज का जिक्र किया जाएगा। तो वहाँ पे देख लेते हैं। ये बेसिकली आप याद रखिए, स्टॉक इन ट्रेड के लिए जो चार्ज क्रिएट होता है उसको फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक्शन 77(1) में क्या कहा गया। सेक्शन 77(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि एवरी कंपनीज, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपना चार्ज क्रिएट करे विद इन या आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया में है, लेकिन उनको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। और उसका एक स्टिपुलेटेड और एक टाइम भी है, जो कि रजिस्ट्रेशन डेट 30 डेज होता है। जब भी आप डेट ऑफ क्रिएशन, जो चार्ज जब क्रिएट होता है उसके 30 दिनों के अंदर वो चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके वो चार्ज को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बताया गया, आप इस चीज़ को बढ़िया से पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था आपसे कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 तरह के चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज बेसिकली क्या होता है, जो फिक्स एसेट के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होता है उसको फिक्स चार्ज कहा जाता है। वहीं फ्लोटिंग चार्ज की बात की जाए तो जो करेंट एसेट रहता है हमारा, जो करेंट एसेट के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट होगा उसे फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो हमारा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट ऐसे होता है जिसमें आप बिना बैंक के परमिशन के बोरोवर जो क्या होता है उसको बेच नहीं सकता है। अब बैंक उसको सिक्योरिटी मान के आपको लोन दिया है, तो बिना बैंक का परमिशन के आप उसको सोल्ड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते हैं, तो वो फिक्स एसेट हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या बैंक के लिए ये सिक्योर हो गया ना, सिक्योरिटी हो गया ना, कि बैंक अब मान लीजिए कस्टमर डिफ़ॉल्ट होता है तो वो सिक्योरिटी से ही बैंक अपना पेमेंट करेगी। तो ये फिक्स एसेट होता है, ये बेसिकली बहुत अच्छा चार्ज होता है। और फ्लोटिंग चार्ज मतलब ये करंट एसेट के ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे स्टॉक, इसमें डे टू डे मतलब ऐसा थोड़ी है कि स्टॉक आपका कमेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, मतलब उसमें क्या होता है, एंट्री डे टू डे, इन आउट होते रहता है। तो उसमें ये नहीं, कस्टमर वहाँ पे बैंक ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप इसको बेच नहीं सकते। जब तक कस्टमर उसको बेचेगा नहीं तब तक क्या करेगा, जब तक बेचेगा नहीं तो बैंक को पैसा नहीं चुका पाएगा। जो एडवांस वो लिया है, जो लोन लिया है उन्होंने वो चुकता नहीं कर पाएगा, तो वो करंट एसेट होता है। तो उसमें क्या होता है, ये तो इसकी प्रायोरिटी जो होती है फिक्स चार्जेस की प्रायोरिटी
से कम होती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज के बारे में देखते हैं। फ्लोटिंग चार्जेस बेसिकली क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज मीन्स चार्ज दैट इज जनरल नॉट स्पेसिफिक। ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कि जनरल चार्ज होता है, जो कि स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके कुछ बताया गया है। ये क्या है? फ्लोट्स ओवर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। क्या होता है? जैसे कोई रॉ मटेरियल लाया कंपनी में और वो बनेगा, कोई सामान बनाना है, तो एक बार थोड़ी सामान आपको बन के मिल जाता है। जैसे मोबाइल या कोई छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, आपका स्मार्टफोन है, वो क्या डायरेक्टली स्मार्टफोन बन जाता है? नहीं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं। तो वो बनने में स्टेप बाय स्टेप बहुत स्टेप होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आज शुरू हुआ तो कुछ दिन लगेंगे बनने में। तो वही बोल रहा है, वो डे टू डे एक्टिविटी होती है यहाँ पे। ये देखिए, डज नॉट रिस्ट्रिक्ट कंपनी फॉर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो है, मतलब यहाँ पे बैंक ये रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे कि आप उस सामान को बेच नहीं सकते। वो सेल को, मतलब वो सिक्योरिटी को आप बेचकर ही आप जो पैसा मिलेगा उससे आप अपने एडवांस को चुकता कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर क्या होगा, अगर कंटीजेंसी, अगर कोई कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट होगी तो उस केस में क्या होगा, वो फ्लोटिंग चार्ज जो है क्रिस्टलाइज हो जाता है, वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही कोई कंपनी जो है डिफ़ॉल्ट होता है या लिक्विडेट हो गया या सीज हो गया, उस केस में क्या होता है कि आपका जो फ्लोटिंग चार्जेस था अब क्रिस्टलाइज या फिक्स चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे क्या बताएंगे, व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स्ड और क्रिस्टलाइज चार्ज। कब ऐसा होता है कि जब आपका फ्लोटिंग चार्ज होता है कि क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सीज होने पे या आपका लिक्विडेट हो गया, आपका जैसे आपका, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो गया, लिक्विडेट हो गया कंपनी का, या बिजनेस सीज हो गया, तो उस केस में क्या होता है, जो फ्लोटिंग चार्ज है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फिक्स चार्ज में या क्रिस्टलाइज बोला जाता है उसको। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इस ऐसा होने से क्या होगा, जो मतलब इसका बैंक को जो ये चार्ज जो क्रिएट होगा, अब ये फिक्स, इसका प्रायोरिटी जो होगा ज़्यादा होगा। ये इनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो कि पहले इनसिक्योर्ड था अब सिक्योर्ड हो गया, इसका प्रायोरिटी बेटर हो गया। तो यही इफेक्ट बताया गया कि फिक्स चार्जेस हैज़ मोर प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्जेस, क्योंकि बैंक उसको आसानी से सेल कर सकता है अब, इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी इसका फिक्स चार्ज का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है। अब प्रोसीड्योर्स के बारे में देखते हैं। प्रोसीड्योर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। प्रोसीड्योर्स क्या है? कंपनीज एक्ट 1956 में बताया गया, 77(1) में बताया गया है कि आपको सभी कंपनी जो है एक चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंतर्गत जाके क्रिएट करवाना पड़ता है। उसका टाइम फ्रेम होता है 30 डेज़ का। अगर उस 30 डेज़ तक आप चार्ज क्रिएट नहीं करते हैं तो एक आपको एक्सटेंडेड, जो कि एक्सटेंड कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा ही, वो एक्सटेंडेड पीरियड कितने दिनों तक का है? 300 डेज़ तक का है। इसको आप याद रखिए, 300 डेज़, अनदर 300 डेज़ तक वो एक्सटेंड कर सकती है कि आप इस चार्ज को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, अब प्रोसीड्यूर फॉर रजिस्ट्रेशन देखिए। अब कंपनी के जाएगी और कोई स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो CHG1 फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ चार्ज क्रिएट, और या तो आप CHG4 ले सकते हैं जिसमें फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। इसका सबका ट्रिपलेट मतलब 3 कॉपियाँ होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। देखिए, जो भी मॉडिफिकेशन या चार्ज जो क्रिएट होगा उसको फाइल करना पड़ता है आप रजिस्ट्रार के पास, जो कि ड्यूली वेरीफाइड और सर्टिफाइड होता है। इसके अंतर्गत आपको कोई फ़ी भी देना पड़ता है, वो भी आपको पेड करना पड़ेगा। देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स को क्रिएट किया गया। पहले क्या था, पहले आपका था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास आप जाते थे और आप अपना चार्ज को क्रिएट करवाते थे। अभी क्या है कि अब सेंट्रलाइज रजिस्ट्री होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती है। ये इसमें क्या हो गया कि अभी अब इस जो अभी इलेक्ट्रॉनिक जो फाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया, इसकी अंतर्गत आपको क्या है, रिडक्शन ऑफ टाइम, डिले नहीं होता है, टाइम का भी बचत है। तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अगर क्या हो, जब चार्जेस रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ऐसे केस में अगर जहाँ चार्जेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें क्या देखते हैं, अगर क्या है, अगर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है या तो कोई कंपनी फेल हो गया, फेल टू रजिस्टर सच चार्जेस विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ऐसा थोड़ी है कि इसके अंतर्गत कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि आप आज मतलब चार्ज क्रिएट किए
और 50 दिन बाद या 100 दिन बाद या 1 साल बाद आप आते हैं रजिस्टर करने के लिए, ऐसा कोई नहीं होता है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड होता है, उसी के अंतर्गत आपको करना पड़ता है। वो 30 डेज़ का होता है, उसी के अंदर आकर आपको ये रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अगर आप फेल होते हैं वो 30 डेज़ के अंदर करने में, तो आपको अनदर 14 डेज़ मिलता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए, सच एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड एंड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज़। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं अभी तक अपने चार्जेस को, तो आपको 14 डेज़ का टाइम मिलता है। आफ्टर गिविंग अ नोटिस टू इन दिस रिगार्ड टू द कंपनी, आप कंपनी को एक नोटिस देते हैं, उसके बाद आपको 14 डेज़ का टाइम मिलता है कि आप अपने चार्ज को रजिस्टर्ड करवा लें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर आपका चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड है। लेकिन किस केस में वैलिड नहीं होगा? अगर मान लीजिए आपका कंपनी लिक्विडेट हो गया या सीज हो गया या अभी इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में वो चार्ज वैलिड नहीं रहेगा। यही आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं प्रोविज़न ऑफ लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ आप इसको थ्रू आउट अच्छे से स्टडी कीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। बस यहाँ ये 77(1) में बताया गया था आपको कि कंपनी जो है उसको आपको रजिस्टर ROC के अंतर्गत आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, जो कि टाइम फ्रेम है 30 डेज़। यहाँ सेक्शन 78 में देखिए बताया गया कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि चार्ज जो है अगर क्रिएट नहीं किया गया है तो आप उसको क्रिएट करवाना पड़ता है, जिसका टाइम फ्रेम है 14 डेज़। ठीक है, इस सब के बारे में आप पढ़िए, बहुत अच्छे से रीड कीजिए। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, देखिए 86 में बताया गया है कि अगर इन सब ये देखिए प्रोवाइड कंट्रावेंशन ऑफ एवरसीड प्रोविज़न, जो ऊपर बोला गया प्रोविज़न, उन सब का अगर कोई कंट्रावेंशन होता है, उल्लंघन होता है, तो उस केस में पनिशेबल कितना है? 1 लाख से लेकर 10 लाख, 1 लाख टू 10 लाख ये आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इम्प्रिजन, ये जेल भी हो सकता है 6 महीने तक की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिए। और ये देखिए 87 में बताया गया क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट एट द टाइम फॉर फाइलिंग चार्ज में बी एक्सटेंडेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम है 30 डेज़ का, उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। गुड बाय।